जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। इससे पहले काफ़ी क्लासेस आपकी कराई गई थी, आपको ही पता है कि कैसे कैसे आपकी क्लासेस हुई हैं। आज की टॉपिक में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे एडवर्ब को लेके। क्या कुछ क्वेश्चन बनता है आपके एडवर्ब में, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेरी तरफ से क्या होगा, इसी सितंबर के मंथ में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगस्त चल रहा है, सितंबर में पूरा सिलेबस आपके इंग्लिश ग्रामर का ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ प्रैक्टिस चलती रहेगी। ऊपर वाले की दुआ रहे कि तबीयत में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और पूरा प्रैक्टिस भी चलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को पहले शुरू कर लेते हैं, बीच बीच में बातें करेंगे। और अब जो क्लासेस आपको मिलने वाली है थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा क्योंकि जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सर पे आ गया है। फॉर्म को थोड़ा सावधानी से भरिएगा, जितनी सावधानी मैंने बताई है। ठीक है, और टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है एडवर्ब। टॉपिक क्या है? एडवर्ब। अब एडवर्ब में क्या कुछ सीखेंगे उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जब एडवर्ब की बात आती है तो किसे कहते हैं एडवर्ब, इसको समझिए। ठीक है, एक्चुअल में इसकी हिंदी मीनिंग लेंगे तो क्रिया विशेषण मिलेगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग में क्या मिलेगा? क्रिया विशेषण। लेकिन इसकी परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो डेफिनेशन है, वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्या कुछ इसमें है। सभी किताबों में अपने शब्दों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखिएगा आप। क्या करता है ये? किसी एडजेक्टिव, ठीक है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई और वर्ब की विशेषता बताएगा। ठीक है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम करेगा और किसी वर्ब की विशेषता बताएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए, सर इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई और किसी वर्ब की विशेषता कैसे बताएगा। ठीक है, तो आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम कोई ऐसा परमानेंट एडवर्ब नहीं करेगा। उसके लिए जो भी एडवर्ब में टाइप हैं वो ज़्यादातर आके यूज होंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ मिलेंगे आपको, एडवर्ब ऑफ टाइम मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो काम करेंगे। खैर, आपको यहाँ पे जो एक्सप्लेन करना उसको पहले समझ लेते हैं। आपके मन में ये भी सवाल होना चाहिए, सर एग्ज़ाम तो क्वेश्चन पूछता है, आप परिभाषा क्यों बता रहे हैं? परिभाषा में ही उसका सार छिपा हुआ है। सार का मतलब क्या हो जाएगा? उसका पूरा कह सकते हैं कि पूरा निचोड़ छिपा हुआ है। परिभाषा समझ लिया तो समझो रूल समझ में आ गया कि एडवर्ब रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज़ एन इंटेलिजेंट। ठीक है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ये एग्जाम्पल लिख दिया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ये एक टाइप का एडवर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है। फिर मैंने मान लीजिए कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा तो हम बोलेंगे शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल
घर। तो आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा तो एडजेक्टिव को लेके चल रहा है, लेकिन इसके नीचे जो एग्जाम्पल लिखा है जिसमें एक एडजेक्टिव तो है, लेकिन उसके पहले क्या लगा हुआ है? उसके पहले लगा हुआ है एडवर्ब। उसके पहले क्या लगा हुआ है? एडवर्ब। समझना यही है दोस्त कि नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। एडजेक्टिव को और मॉडिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। अब सवाल, चलो मान लिया कि सर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम हमें पता चल गया, अब ये बताइए वर्ब की विशेषता कैसे बताएगा? तो देखना, वर्ब वाले में क्या काम करेगा ये कि एक तो वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, ठीक है? वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, लेकिन अगर वर्ब के बाद, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट आए तो क्या करिएगा? एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। आप कहेंगे सर ये वाला कैसे समझ में आएगा? जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, लिखा हुआ है ही टीचेस केयरफुल्ली, ये हो गया एडवर्ब। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जितने भी वर्ड में एल वाई लगता है उसे हम लोग कहीं ना कहीं एडवर्ब के रूप में देखते हैं। ऐसी बात सही नहीं है, लेकिन एक मानक के रूप में आप भी समझिएगा कि एल वाई अगर लगा है तो वो क्या है? एडवर्ब है। मैंने आप लोगों को अभी जब पढ़ाया होगा नरेशन वाला हिस्सा, तो उसमें बताया होगा कि एल वाई लग जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें विथ हिडन रहता है, मैनर को ज़्यादा दिखाता है। समझने वाली बात क्या है कि हर एडवर्ब में जो एल वाई रहता है, एल वाई वाले में विथ छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है सर? विथ छिपा रहता है, ठीक है? विथ छिपा रहता है। तो कभी भी किसी एल वाई जो कि एडवर्ब रहेगा उसमें अगर विथ लगा के देगा तो विथ को हटा दीजिएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। अभी देखते हैं, जैसे ये वाली बात आई तो यहाँ पे हमने देखा ये लिखा है वर्ब, क्या कर रहा है? ही टीचेस केयरफुली, वह सावधानी से पढ़ाता है। तो वर्ब की विशेषता क्या हो गई? सावधानी से। तो जब भी कभी हमारे पास वर्ब रहेगा तो उसके बाद हम एडवर्ब लगाएंगे, लेकिन मान लीजिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, जैसे कि मुझे वह बहुत सावधानी से पढ़ाता है, तो मैं क्या करूँगा? ही टीचेस मी, ठीक है? ही टीचेस मी केयरफुली। तो अब जो अभी तक का जो एडवर्ब लगता था वर्ब के बाद, अब वही एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है, ठीक है? वही एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है। तो आपको समझने वाली बात क्या मिली है? मेन रूप से जो आपको समझना था वो यही समझना था कि एडवर्ब की विशेषता क्या है, क्या होता है एडवर्ब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे कि कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। तो वैसे जब आप बुकों में जाओगे, किताबों में, चूँकि आपके एग्ज़ाम में किताब का ये रिलेशन नहीं बताना है, लेकिन आप जब एडवर्ब का रूप देखोगे तो आपको कुछ एडवर्ब का पोजीशन 3 टाइप का मिलेगा। 3 टाइप का क्या एडवर्ब है? एक आपको मिलेगा सिंपल एडवर्ब, एक आपको यहाँ लिखता हूँ, एक मिलेगा सिंपल एडवर्ब, ठीक है? दूसरा आपको मिलेगा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा आपको मिलेगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है?
ये 3 टाइप के आपको एडवर्ब मिलते हैं। अब बात ये आती है, सर इसमें से कौन सा वाला एडवर्ब हमारे लिए पढ़ने के लिए ज़रूरी है? ठीक है, देखो जानकारी लेना सब ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव में रिलेटिव आप समझ पाए हो वो आपको एक्चुअल में पता है, और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों का दोनों नॉर्मल सा यूज है, इसको लेके कभी प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं। बट जब हम सिंपल एडवर्ब की बात करते हैं तो सिंपल एडवर्ब बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो सिंपल एडवर्ब के हिस्से को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करेंगे सिंपल एडवर्ब। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब के हिस्से को कवर करते हैं। ठीक है, देखना सिंपल एडवर्ब के हिस्से में क्या क्या है। तो सबसे पहले ए फॉर लिखेंगे सिंपल एडवर्ब के यूज में। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? वेरी नाइस। सिंपल एडवर्ब के हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की। एडवर्ब ऑफ टाइम जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पूरी लाइन में आप सवाल पूछिए व्हेन से। अगर आप सवाल व्हेन से पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो टाइम वाले में कौन कौन से वर्ड्स हैं? जितने भी वर्ड टाइम वाले को दिखाएंगे वो सब कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब कौन कौन से वर्ड टाइम को दिखाएंगे? जैसे अगर हम नाउ लिख दें तो नाउ का मतलब भी अभी की बात कर रहा है, देन का मतलब तब की बात कर रहा है। टाइम और कौन कौन दिखा सकता है? ठीक है, टाइम और कौन कौन दिखा सकता है उसकी बात कर लीजिए यहाँ पे। जैसे दे देगा कि कल, ठीक है, मान लिया कह दिया कल, कह दिया जल्दी सून, कहीं कह दिया कि टुडे आज, डेली, डेली का यूज कर सकते हैं समय में, क्यों? बिल्कुल कर सकते हैं, डेली का भी यूज सिंपल तौर से हम लोग कर सकते हैं। और जितने भी वर्ड आपको समय के लिए दिखते हैं, ठीक है, वो सारे वर्ड यहाँ पे यूज हो जाएंगे जितने आपको समय के लिए दिखते हैं। जैसे एगो भी आ सकता है, लास्ट नाइट भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो टाइम को ही दिखाएंगे। पहले ही कर सकता हूँ बिफोर, बाद में होगा आफ्टर। बात समझ में आई? तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या निकाल के पा रहे हैं कि अगर हम व्हेन से सवाल करते हैं तो हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा, सर ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये आप हम लोगों को क्यों बता रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम ये है, अभी आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस बताएंगे। तो दोस्त मेरे, अभी इसमें एक ऑर्डर लिखने को आएगा, वो ऑर्डर पेपर का हिस्सा बनता है, इसलिए मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले उसको जान लीजिए। ये ख़त्म हो जाने के बाद उस ऑर्डर वाले क्वेश्चन को जब हम ख़त्म कर लेंगे तो बड़े सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पढ़ना रहेगा। तो आओ देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस देख लेते हैं। प्लेस वाला जानने के लिए सिंपल सा क्या करना है, वेयर से सवाल करिए। कहाँ? अगर सेंटेंस में आप वेयर से सवाल करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा कहाँ के अर्थ में। ठीक है, तो अब प्लेस में क्या क्या आ सकता है? यहाँ वहाँ सब आ जाएगा, हियर, देयर, एवरीवेयर, और भी कौन कौन से वर्ड हैं जो प्लेस को दिखाएंगे।
कोई बाहर खेल रहा है, कोई अंदर खेल रहा है ना। आप लिख सकते हैं आउट, आप बोल सकते हैं इन, आउटडोर बोल सकते हैं, ठीक है। स्कूल बोल सकते हैं, रोड बोल सकते हैं। ETC जितने भी आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस मिलते हैं वो सब आप लिख सकते हैं जो कहीं ना कहीं स्थान को दिखाता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं स्थान को दिखाता है। अगली बात करते हैं, ठीक है। अगली बात सी पोर्शन में एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब होता है कोई काम करने का तरीका। तो सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे एडवर्ब है, हाउ से सवाल पूछना पड़ेगा। कैसे? अगर हम सवाल हाउ से पूछें तो हमें क्या निकाल के मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर मिलेगा। इस मैनर वाले ही पोर्शन की मैं बात कर रहा था कि अधिकतर एडवर्ब आपको दिखेंगे जिनमें आप ly लगाओगे, जिनमें कहीं ना कहीं ly लगा रहेगा। और आपको ये बखूबी ये बात पता है कि जितने भी एडवर्ब मैनर वाले हिस्से हैं जिनमें ly लगता है उसमें विथ छिपा रहता है। ऊपर भी मैंने यही लाइन लिखने का प्रयास किया था। कहीं पे आप ये नहीं बोल सकते विथ केयरफुल्ली, ये लाइन ही गलत हो जाएगी, ठीक है। इंक भर लेते हैं इसमें, ये लाइन ही गलत हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अब आप एडवर्ब ऑफ मैनर में कौन कौन से वर्ड आएंगे वो बताइए। सारे तो ly वाले आएंगे ही। ओके, देखो बड़े ही सहज भाव से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हुआ ना कि रूट कैनाल तो हो गया है, RTC क्या RCT हो गया है। अभी क्या है, लेकिन अभी इस ओठ वाली दीवार पे क्या है, लिप्स वाले हिस्से पे, ठीक है। लिप्स बोलना कितना अजीब लगता है ना। इस हिस्से पे हल्का हल्का भी कंपन है, तो देखो कंपन वगैरह धीरे धीरे ठीक होता रहेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर वाले हिस्से में सारे ही ly वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको और उसमें विथ छिपा रहता है। कुछ ऐसे भी वर्ड मिलेंगे इसमें जिनका ly नहीं बनता लेकिन वो मैनर शो करते हैं, वो एडवर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। खैर पहले आ जाते हैं, जैसे स्लोली लिखा हो, केयरफुल्ली, और क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल्ली लिख सकते हो। और क्या क्या लिख सकते हैं, कोई धीरे धीरे कोई काम करता है, सावधानी से कोई काम करता है। और कोई वर्ड मिल जाएगा जैसे कोई बहादुरी से कोई काम कर रहा है, ब्रेवली आप बोलेंगे, ठीक है। कोई बहादुरी से काम कर रहा है तो आप बोलेंगे ब्रेवली। ऐसे देखो यहाँ तो चलो हमें समझ में आता है कि जितने ly वाले वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ मैनर के हिस्से हैं। हाउ से सवाल पूछने पे इसका आंसर आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर लेकिन उसमें ly नहीं लगा हुआ है, उसे देख के आप गेस नहीं कर पाएंगे कि वो एडवर्ब है कि क्या है। तो अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फास्ट एक एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कब कैसा ट्रीट होगा उसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। हार्ड और हार्डली, लेकिन अभी यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, केवल हार्ड की बात करेंगे क्योंकि ये एडवर्ब भी है, ये एडजेक्टिव भी है। फिर आपके पास वेल एक शब्द आता है, तो इनको देखने से आपको ये लगना चाहिए कि ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। कहीं ना कहीं किसी काम को करने, रखने, सोने, बैठने, देखने का ढंग बताते हैं, तरीका बताता है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। सवाल पूछने का तरीका
हाउ से आंसर मिल जाएगा। डी वाले नंबर की बात करेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नंबर, जिसकी हम बात करेंगे हिंदी में तो बारंबारता। अगर इसकी सवाल का जवाब लेना हो सेंटेंस में कि तो बोलेंगे कितनी बार, हाउ ऑफन बोलेंगे, ठीक है। इससे अगर हम सवाल पूछें तो हमारा आंसर निकल के आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फिर कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर निकल के आएगा। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के काम करते हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार, दो बार, हमेशा, सदैव, बार बार, इसी सब की हिंदी रहेगी। जैसे कोई काम वंस किया गया हो, कोई ट्वाइस बार किया हो, ठीक है, कोई ऑलवेज करता रहा हो, ये कुछ वर्ड्स हो गए। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, दो चार और लिख लेते हैं इसमें। जैसे अगेन, बार बार होता है, ठीक है, अगेन। ऑफन लिख सकते हैं, अक्सर, ठीक है, अगेन हो गया, ऑफन हो गया। और एक दो वर्ड लिख लीजिए, इसको भी रोक देते हैं फिर यहाँ पे। सेल्डम लिख लिया आपने, स्केर्सली लिख लिया, ठीक है, सेल्डम आपने लिख लिया। इनकी मीनिंग कहीं ना कहीं क्या है, कभी कभार। कितनी बार, कभी कभार। तो ये सारे वर्ड क्या शो करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर बताते हैं। अब एक जो एडवर्ब और मुझे बताना है, तो वैसे ए बी सी डी ई एफ तक जाता है, लेकिन हम ई तक ही अपने आप को लिमिट में रखेंगे। ई वाले हिस्से को देखेंगे, ये हिस्सा है एडवर्ब ऑफ डिग्री का, ठीक है, ये हिस्सा है आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री का। एडवर्ब ऑफ डिग्री में कौन कौन से एडवर्ब मिलेंगे उसकी भी बातें यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, चीज़ों की मात्रा बताई जाएगी। इस एडवर्ब ऑफ डिग्री के हिस्से में चीज़ों की मात्रा की तरफ ज़्यादा फोकस की गई है, ठीक है। कितना है, कितना नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल के सेंस में जाता रहेगा। जैसे जो हमने सेंटेंस में शुरू में वेरी लिखा था, वो इसी का हिस्सा। ऑलमोस्ट लिखा, इसी का हिस्सा हमें मिलता है। और अगर हम लिख रहे हैं तो टू, सो भी इसी के हिस्से में आता है कहीं ना कहीं एडवर्ब के रूप में। और हम कुछ लिखना चाहें जैसे रेदर और फेयरली, आगे आप पढ़ने को पाएंगे, रेदर फेयरली। मच की बात करिए तो ये इसी के हिस्से का है, क्योंकि ये क्या करता है, ये अधिकतर मात्रा की बात करता है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, एडवर्ब का एक टूल किट हो गया। कौन कौन से एडवर्ब मिले, एडवर्ब टाइम, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब मैनर, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब डिग्री। सारे वर्डों को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब जो हम लिखने जा रहे हैं, एक जो रूल हम लोग पढ़ेंगे, उस रूल में बहुत अच्छे से बताया गया है कि इनका लिखने का क्रम, ऑर्डर क्या रहेगा। इसको आप लिख लीजिए, फिर उस पर चलते हैं। अब वो हिस्सा आप लोगों ने कवर कर लिया है जिसमें आपको एडवर्ब के हिस्से बताए गए थे। अब उन्हीं हिस्सों का कैसे रोल रहेगा हमारे पेपर में, उसको ज़रा देखते हैं। यहाँ से आप कह सकते हैं कि अब हम अपने पेपर की बात करने जा रहे हैं। पहले रूल की तरफ चलिए। ये जो पहला रूल है वो किस बेसिस पे है उसको देखिए। अच्छा, ये आवाज़ मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा क्या था ना कि अंदर से एक उत्साह नहीं निकल के, एक्सप्रेशन मतलब हाँ ये आ जाएगा, ये वाला नहीं हो रहा, अभी होगा 2-4 दिनों में, 5 दिनों में हो जाएगा। अभी जो सहज भाव से आपको बताया जा रहा है, जैसे कि आवाज़ में बहुत ज़्यादा
आरजे वाला होता ना कि आप आरजे हैं क्या, उस टाइप से निकल रहा है ना। तो आओ, मस्ती चलती रहनी चाहिए। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है, ठीक है। कहते हैं ना, एक लाइन बड़ी अच्छी सी है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है। सही है ना। कभी कभी शेर और शायरी भी हो जाना चाहिए क्लास के दौरान। शेर तो ना आ जाए, बस शायरी आने दीजिए। शेर आ जाएगा तो आप तो घर पे रहेंगे, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। तो शेर को अपने घर रहने दीजिए, शायरी चलते रहने दीजिए। रूल फर्स्ट। और हाँ, जिन सारे लोगों ने बड़ी दुआएं की कि जल्दी से सर ठीक हो जाए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से कोशिश रहे कि सब कुछ ठीक रहेगा। रूल फर्स्ट में देखते हैं। रूल फर्स्ट हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्रम में लिखना है, ऑर्डर में लिखना है सब कुछ, ठीक है। सब कुछ एक ऑर्डर में लिखना है। वो ऑर्डर क्या रहेगा, हम लोगों ने पढ़ा, टाइम पढ़ा, प्लेस पढ़ा, मैनर पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा और डिग्री पढ़ा। इनका लिखने का एक तरीका है सेंटेंस में, उसी तरीके पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, लिखने का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले आप मैनर लिखोगे, फिर आप प्लेस लिखोगे, फिर आप टाइम लिखोगे। कुछ इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा मैनर, प्लेस और टाइम का। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में करके देखें तो शॉर्ट में करके ये बोलेंगे MPT, मैनर, प्लेस और टाइम। बड़े झुक के बोल रहे हैं आप, क्या बात है। मैनर, प्लेस और टाइम, ऐसा पहन के पढ़ाया जाए क्या, अच्छा लग रहा है, वाह, हीरो लग रहा हो ना, हीरो। चलो, तो मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम का क्या काम है, सबसे पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो जब हम मैनर, प्लेस और टाइम की बात करेंगे तो डिपेंड करता है यहाँ पे किस टाइप के सेंटेंस लिखे गए। इसमें जो सेंटेंस लिख के आपको दिए जाएंगे वो सेंटेंस रहेंगे, 3-4 सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखे रहेंगे सब डिसऑर्डर में। आपको उसको अरेंज कैसे करना है, ये पहचान आपको अब होनी चाहिए कि मैनर किसे बोलते हैं, प्लेस किसको बोलते हैं, टाइम किसको बोलते हैं। अगर ये पहचान आप सेंटेंस में नहीं कर पाएंगे तो सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल आपके लिए लिखूंगा, ठीक है। जैसे लिखा है सी रैन इन द रेस फास्ट। एक एग्जाम्पल ये, ध्यान रखना गलत भी लिखा हो सकता है, सही भी लिखा हो सकता है, तो देखते जाओ, पहचान करते जाओ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ अच्छा सा, लिखा हुआ है हिज पेरेंट्स, ठीक है। हिज पेरेंट्स अराइव ड्राइव्स कार, ठीक है। इन द मॉर्निंग ऑन द रोड केयरफुली। ये है दूसरा सेंटेंस, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अभी दो एग्जाम्पल और, एक दो एग्जाम्पल और लिखेंगे, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल मिल जाए। लिखा हुआ है सीता डांस्ड, ठीक है, इन द स्कूल
लास्ट नाइट ब्यूटीफुल्ली। चलो अब चश्मा निकाल लेते हैं। मज़ा आ रहा है लेते कि दिख नहीं रहा था, लेकिन सही से कुछ भी सही नहीं दिख रहा था। बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करते रहिए। तो देखो दोस्त, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, तीनों में आपको मैनर, प्लेस और टाइम का सीक्वेंस लगाना है। पहचान करके चलते हैं। ये क्या लिखा है? ये तो आप बोलोगे सर ये है मैनर, ठीक है। इन द रेस क्या है? इन द रेस क्या है? आप कहेंगे सर रेस का मैदान होता है, इट मीन्स वो एक प्लेस होगा। वेरी गुड। तो अब बताइए मेरे दोस्त कि क्या मैंने कोई प्लेस और मैनर का सीक्वेंस आपको बताया है? आप कहेंगे नो सर। यस सर। तो लिखने का सही तरीका क्या रहेगा? इसको अगर हम सही करें तो सही से जो लिखेंगे इसका सी रैन फास्ट इन द रेस। अब एक सवाल और, कईयों के मन में ये भी आ रहा होगा सर फास्ट का फास्टली कर दीजिए ना, सही और हो जाएगा, फिर हमें दिखेगा भी कि ये एडवर्ब है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फास्ट का अगर आपने फास्टली बनाया, ठीक है, तो गलत, क्योंकि फास्ट खुद ही अपने आप में एडवर्ब और खुद ही अपने आप में एडजेक्टिव। अभी आगे जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। तो फास्टली होता ही नहीं है, फास्टली होता ही नहीं है, इनसे कुछ होता ही नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। तो फास्ट और फास्टली में अंतर ये रहा कि फास्टली कुछ होता ही नहीं है और फास्ट एडवर्ब भी एडजेक्टिव भी है। समझ में आओगा? अब आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे आपने मैनर लिख दिया और ये हो गया प्लेस। दूसरे क्वेश्चन पे आइए। लिखा हिज पेरेंट्स ड्राइव कार इन द मॉर्निंग ऑन द रोड केयरफुल्ली। तो अभी लिखा क्या है? ये लिखा है टाइम, ये लिखा है प्लेस, ये लिखा है मैनर। ये बताओ कहीं टीपीएम लिखा है? नहीं बताया ना। तो पहले मैनर, प्लेस और टाइम का सीक्वेंस गड़बड़ है, उसको सही करेंगे। पहचानने के लिए आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये हो गया मैनर, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ऐसे में, पहले नंबर इसको पहले लिखोगे, यहाँ पे मैनर हो गया, फिर प्लेस दूसरा नंबर ये लिखोगे, फिर ये तीसरे नंबर पे लिखोगे। अब पूरी लाइन क्या बन जाएगी? लाइन पूरी बन जाएगी हिज पेरेंट्स ड्राइव कार केयरफुल्ली ऑन द रोड इन द मॉर्निंग। हो जाएगा ना? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है सीता डांस्ड इन द स्कूल लास्ट नाइट ब्यूटीफुल्ली। इन द स्कूल हो गया प्लेस, लास्ट नाइट हो गया टाइम, ब्यूटीफुल्ली हो गया मैनर। बताओ पीटीएम कहीं चला है? नहीं चला ना। कोई ऐसा ऑर्डर आपको बताया भी नहीं गया है कि इस ऑर्डर पे कुछ आप फॉलो करें। तो अब आप सिंपल सा क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसका ऑर्डर जो फॉलो होना चाहिए, पहले आएगा ब्यूटीफुल्ली मैनर, फिर दूसरे पे आएगा प्लेस और फिर तीसरे पे आएगा सर टाइम। इस तरीके से सीक्वेंस की लाइन ये हो जाएगी, सीता डांस्ड ब्यूटीफुल्ली इन द स्कूल लास्ट नाइट। हो जाएगा ना? यस, ये तो हो गया। ये सारे कंडीशन नॉर्मल हैं। इसके बाद का जो आप कंडीशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ। वो कंडीशन ये है कि गो लिखा हो, कम लिखा हो, इंटर लिखा हो, अराइव लिखा हो, ठीक है। ये जो 4 वर्ड हैं इनके साथ सीक्वेंस कुछ अलग ही चलता है। किताबों में यही 4 वर्ड मेंशन है और कोई वर्ड मेंशन ही नहीं है, एटसेट्रा लिख दे। इट मीन्स और भी बहुत कुछ आ सकता है, बट जब कभी पेपर का हिस्सा बनेगा तो इन्हीं 4 में से बन जाएगा। तरीका क्या रहेगा? अभी तक तरीका चला है कि मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है।
MPT का सीक्वेंस चल रहा था, लेकिन जब वर्ब के रूप में गो, कम, इंटर, अराइव आएगा तो लिखने का सीक्वेंस क्या होगा दोस्त? लिखने का सीक्वेंस होगा PM, पहले मैं, तो ये होगा सीक्वेंस उसका। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और इस पे फिर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि एक में लिखूंगा तो खिचड़ी हो जाएगा। अब ये जो 4 हम लोगों ने लिखा है, सिंपल सा देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, तरीका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या करना है, जैसे लिखा है, ये एग्जाम्पल बुक्स में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शी वेंट होम क्विकली, सही तरीका क्या होगा? आप कहेंगे सर आपने तो सही तरीका लिख दिया, पहले आपने प्लेस लिख दिया, फिर बाद में आपने मैनर लिख दिया। एकदम सही है, होम हो गया प्लेस, ये हो गया मैनर। तो मोटे तौर पे जो आपको समझना था, कहीं ना कहीं अब आपने अपनी एक कमांड बना ली है। किस पे? एडवर्ब पे। एडवर्ब पे कमांड बनाने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा क्या कुछ करना रहता है एडवर्ब में। ठीक है, तो आओ अब आगे हम कितना कुछ पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, आगे कितना कुछ पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू देता हूँ, देखना। आप एक पढ़ोगे इसमें हार्डली का यूज, फिर आप पढ़ोगे लेटली का यूज। क्या पढ़ोगे? लेटली का यूज पढ़ोगे। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे इसमें फेयरली और रेदर का यूज। फिर आप इसमें पढ़ोगे मच टू मच। फिर आप पढ़ोगे इसमें इनफ और क्वाइट। फिर इसमें आप वेरी का यूज बड़े अच्छे से पढ़ोगे, जब कभी इसमें ING लगा रहेगा, कभी इसमें ED लगा रहेगा, ये भी आपको अच्छा खासा यूज पढ़ना है। और क्या क्या यूज आगे पढ़ना आने वाले दिनों में? आने वाले दिनों में और क्या क्या है? बस ये इतना है, कुछ है ही नहीं। एक आपको मैं अपनी तरफ से स्टिल और येट का यूज पढ़ाऊंगा। इसमें होगा क्रम में बताने के लिए तो मैं बिफोर और एगो को भी यहाँ बताऊंगा। इस पूरी टॉपिक में जो समझने वाली बात, ये तो चलो ख़त्म ही हो जाएगा, पढ़ा के ही ख़त्म कर दिया जाएगा। इसमें जो सबसे समझने वाली बात है वो यही कि वर्ब के बाद एडवर्ब, अगर ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट के बाद एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही आपका खेल बिगाड़ेगा और लगाएगा। नो एरर के सेक्शन में इस हिसाब में ही एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जितने लोगों को ये बात नहीं समझ में आई होगी दोबारा चेकआउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव का हिस्सा कुछ ऐसे बनेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट सही। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो आप लिखेंगे एडवर्ब, आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर एक नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर एक नाउन। ये आपका एडजेक्टिव वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, एडजेक्टिव की विशेषता। और वर्ब की विशेषता कैसे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सीधा। ठीक है,
तुरंत आपको एक लग जाएगा एडवर्ब। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो मेन वर्ब, फिर एक ऑब्जेक्ट और फिर आप लगाएंगे एडवर्ब। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, पेपर का हिस्सा यही क्वेश्चन होगा नो एरर के सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद इतनी लंबी क्लास लेने को मिला। अब मैं जो आगे कल की क्लास में एडवर्ब की टॉपिक ख़त्म हो जाएगी, कल इतना ही पढ़ाना है मुझे एडवर्ब में, ठीक है। इसकी मैं फ़ोटो ले लूँ ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। इसकी बस मुझे फ़ोटो ले लेनी है। यही टॉपिक अब मुझे बस आपको पढ़ाना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, पेपर में ये आते हैं और यही आएंगे। जैसा कि आपको बताया गया था कि अब एडवर्ब के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा और सारे आंसर का सलूशन इसमें मिल जाएगा। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी जिसमें एडवर्ब के बारे में काफ़ी डिटेल दिया था, क्या कुछ एडवर्ब का रिएक्शन रहता है, किस तरीके से एडवर्ब रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में बनते रहते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट का। ये एडवर्ब की आखिरी वीडियो रहेगी, ठीक है, ये एडवर्ब की आखिरी वीडियो रहेगी और इसी में पूरे एडवर्ब को हम लोग समाहित कर देंगे, ठीक है। चलो छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, वो पॉइंट है इनफ। इनफ एंड क्वाइट का, ठीक है। इनफ और क्वाइट, इन दोनों में क्या अंतर है और कैसे इनका यूज होता है, किस तरीके से ये लोग रिएक्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखो इनफ और क्वाइट दोनों का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है दोस्त, काफ़ी होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, काफ़ी होता है। काफ़ी का मतलब क्या, पीने वाला नहीं, काफ़ी का मतलब होता है बहुत, ठीक है, पर्याप्त। इनका यूज कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले यूज पढ़ेंगे इनफ का, ठीक है। सबसे पहले यूज पढ़ेंगे इनफ का। देखो मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया है कि मीनिंग क्या है इसका। इसी बात को हमको समझना है कि मीनिंग तो क्लियर है, अब सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। तो दो बातें यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे देखो चींटियाँ लाइन लगाई हुई हैं, तो सबसे पहले मैं चींटियों को मार डालता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कितना अत्याचारी व्यक्ति है ना, क्यों आके टहल रहे हो यहाँ पे। आओ इनफ की यूज में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ सेंटेंस में इनफ लिखा हुआ, ठीक है। जब भी दोस्त इनफ की बात हो तो इनफ को कैसे लिखना है, इसके साथ एडजेक्टिव कब लगता है, नाउन कहाँ लिखा जाएगा, एडजेक्टिव कहाँ लिखा जाएगा, इन सब बातों को देखिएगा। इनफ के पहले, ध्यान से, इनफ के पहले हमेशा आप क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। इनफ के पहले हमेशा आप क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव लगाते हैं। और इनफ के बाद किसका यूज होता है, नाउन के केस का, ठीक है। इनफ के बाद किसका यूज होगा, अगर हमें नाउन का केस यूज करना है तो क्या रहेगा, इस हिस्से में हम लोग नाउन का यूज करेंगे। दो बातें हमने समझा इस इनफ वाले केस में। अगर हमें नाउन का यूज करना है तो इनफ के बाद लिखा जाएगा, अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है तो नाउन के, अगर हमें एडजेक्टिव का यूज करना है तो इनफ के पहले यूज होगा। यहाँ लिख लीजिए पहले, यहाँ लिख लीजिए बाद। अब देखिए एग्जाम्पल कैसा रहेगा, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम टाइप की गलती मैं यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। ही इज इनफ रिच, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट इनफ। दो क्वेश्चन फिर देखना, दे हैव मनी इनफ, शी
हैज़, शी हैज इनफ कार। 4 क्वेश्चन हो गया, दिख रहा होगा अच्छे से। थोड़ा मार्कर में इंक भर लिया है, थोड़ा और अच्छा दिखे। देखो, तो क्वेश्चन में आपको क्लियर एग्जाम्पल आप लोग नोट करिएगा, और इस एग्जाम्पल में क्या कुछ गलतियां बनेंगी वो ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। आपने उम्मीद करता हूं कि गलतियां आपको समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। क्यों? इनफ के साथ वाले पर्सन में आपको तो क्लियर ही हो गया होगा अब कि इनफ के पहले क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। इनफ के बाद क्या लिखेंगे, नाउन। तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, और अगर इतना समझ लिया तो पक्का मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो यही पूछा जाएगा। कभी कभी ये एरर में आपको देखने को मिलेंगे, कभी ये इम्प्रूवमेंट में, तो कभी ये फिलअप वाले में, ठीक है। देखो, और जैसे ही ये एडवर्ब की टॉपिक खत्म करूंगा आपको 100 नंबर का क्वेश्चन एडवर्ब का मिल जाएगा, उसको आप लगाइएगा। इसके तुरंत बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वर्ब का, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया कि वर्ब की टॉपिक आनी चाहिए, तो वर्ब की टॉपिक ही पढ़ाई जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ दोस्त कि मैंने क्या बताया आपको, इनफ के पहले क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। तो क्या इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें इनफ के साथ जो रिच लिखा है ये सही लिखा है? आप कहेंगे सर ये गलत लिखा है। सही कैसे होगा सर? तो बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है। इसको हमें क्या कर देना चाहिए, इस लाइन को अगर हम ऐसे लिख दें सॉरी, अगर हम इस लाइन को ऐसे लिख दें रिच इनफ, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या सही है सर? बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव लिखा हुआ है और यहाँ इनफ का यूज हुआ है, तो अब हो गया पहला क्वेश्चन सही और हो गया दूसरा क्वेश्चन भी सही। इनफ के पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव लगता है। इनफ के बाद क्या लगता है, इनफ के बाद नाउन का केस लगता है। तो यहाँ देखो इनफ लिखा है, यहाँ मनी लिखा है, इतना दिख रहा है। एक जगह देखो, बिल्कुल एक जगह देखो इनफ लिखा हुआ है और एक जगह मनी लिखा हुआ है, तो क्या इसके पहले लगेगा? गलत है, क्योंकि मनी क्या है, मनी तो नाउन है, तो नाउन को क्या करना है, इनफ के बाद लगाना है। तो क्या ये वाली लाइन सही है? आप कहेंगे यस सर, ये रहा नाउन और ये वाला हिस्सा सही। तो ये वाले हिस्से में गलती क्या है, इस वाले हिस्से में हम क्या कर दें, ऐसा लिख दें, क्वेश्चन हो जाएगा पूरा सही। बात समझ में आई? क्लियर दिख रहा है? मेरी बात समझ में आई होगी, थैंक यू। अब आ जाओ क्वाइट के बारे में। इतना ही आपको इनफ के बारे में जानना था। दूसरा यूज हम पढ़ेंगे क्वाइट का। क्वाइट जिसकी भी मीनिंग क्या है, जिसका भी मीनिंग क्या है, काफ़ी या पर्याप्त या बहुत। इसके साथ आपको एक बात याद रखना है कि इसके साथ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसके साथ एडवर्ब का यूज नहीं होगा, ठीक है। एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यही वाला शॉर्ट हैंड में लिख दूं क्या? रुको देखते हो, ये वाला तो सही चिन्ह बोलिए, इसके साथ एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, क्या तब क्वाइट के बाद एडजेक्टिव लगेगा या क्वाइट के पहले? तो सिंपल सी बात है, क्वाइट के बाद ही आप एडजेक्टिव लगाओगे। क्या सर यहाँ भी कोई नाउन के केस का ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ नाउन के केस से आपका कोई मतलब नहीं। लिखा गया कोई बात नहीं, नहीं लिखा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि क्वाइट के साथ एडवर्ब का यूज कभी नहीं होगा, और क्वाइट के साथ जो भी यूज होगा एडजेक्टिव लगेगा, लेकिन कब लगेगा? बाद में लगेगा, ठीक है, बाद में। जैसे ही इज़ क्वाइट हैप्पी, ठीक है, ही इज क्वाइट हैप्पी। तो ये क्वेश्चन क्या कहेंगे आप? इस क्वेश्चन को आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर ये सही लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल मेरे पास है, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा ही इज़ एब्सोल्यूटली, ही इज़ एब्सोल्यूटली
ठीक है। ही इज एब्सोल्युटली, आगे हम लोग क्वाइट अलोन, ठीक है, क्वाइट अलोन। अब सोचो इस क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है। कहाँ से भाई चीटियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ओ ओ ओ, सारे लोग प्री प्लान्ड यहाँ पे घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। दिख तो नहीं रहेंगे आपको, हाँ अभी देखो कोई नहीं दिख रहा होगा, कैसे दिखेंगे सब। अब इसमें बताओ क्या गलती है। यहाँ देखो, एक यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे, यहाँ घूम रहे देखो इसमें क्या गलती रहेगी। आप कहेंगे सर आपने बोला कि इसके साथ एडवर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो सिंपल सा ये जो एब्सोल्युटली लिखा हुआ है कहीं ना कहीं एडवर्ब है। आपको एडवर्ब की पहचान तो मैंने बता ही दी है, तो एडवर्ब है तो गलत है, ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं लग रहा है सर, आखिर क्यों नहीं एडवर्ब का यूज हो रहा है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्वाइट खुद ही एडवर्ब है, क्वाइट खुद ही एडवर्ब है। तो एडवर्ब कितनी बार लगाओगे, तो क्या कहोगे आप, यहाँ पे गलत है। सीधी सिंपल सी लाइन क्या रहेगी, ही इज क्वाइट अलोन, वह पूरी तरीके से अकेला है, ठीक है, वो पूरी तरीके से अकेला है। इसको आप लिखिए, इसके बाद मैं एक नए रूल की तरफ ले चलता हूँ। अब देखो अभी ये सूख रहा है, तब तक हम लोग कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, ठीक है। देखो तैयारी अपनी करते रहिएगा। कई सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, अब क्या करूँ, सारे कमेंट का रिप्लाई कर नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि कुछ बातें होती है ना कि गुस्से पे अगर एक बात और दोहरा दी जाए तो अगला और भी गुस्सा हो जाएगा। तो देखो कुछ भी करेंगे आप, बीच में मैंने बताया भी था क्लास के दौरान कि थोड़ी हेल्थ की इशू चल रही है, नहीं हो पा रहा। कुछ लोगों ने इसको समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, हर किसी को अपने कैरियर की तरफ ध्यान देना है। लेकिन मेरा कहीं से कभी इंटेंशन नहीं रहा कि आप लोगों की क्लासेस ना मिले। सिचुएशंस कभी ऐसी रही कभी वैसी रही, लेकिन होपफुली वी कैन से कि इस सितंबर मंथ के एंड होते 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 आपके ग्रामर के जो 4 टॉपिक्स बचे हैं मैं कवर करा के ख़त्म करा दूंगा, ठीक है। आज ही देखो, आज 30 तारीख है, आज आपका एडवर्ब ख़त्म। अब इधर जो टॉपिक्स हैं केवल एकमात्र प्रीपोजिशन है विच कैन टेक मच टाइम, जो ज़्यादा समय ले लेगा, उसी की तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना रहेगा। आ जाओ दूसरा रूल पढ़ते हैं, उसको आखिरी में ही पढ़ाऊँगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर प्रीपोजिशन अभी तक नहीं पढ़ाया। बात तो सही है भाई मेरे, आपने सही कहा। प्रीपोजिशन को मैं आखिरी में इसलिए पढ़ाऊंगा, देखो नाउन और प्रीपोजिशन आखिरी में ही चलेंगे। अब की बार वर्ब की टॉपिक चलेगी, वर्ब के बाद मैं आर्टिकल में कुछ चीज़ें बता दूं जो पेपर से रिलेटेड है। देन आफ्टर हम लोग नाउन और प्रीपोजिशन कवर करेंगे, नाउन और प्रीपोजिशन साथ में ही लेके चलेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल देखो, ये भी बहुत पेपर का हिस्सा बनता रहता है, इसको भी ध्यान से देखना है। एक आपके सामने लिख के आएगा टू मच, ठीक है, और एक लिख के आएगा मच टू। एक लिख के आया है टू मच और एक लिख के आएगा मच टू। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो जैसा हम लोग आज तक बोलते हुए सुने लोगों को ना, कहते हैं ना यू आर टू मच गुड, बोलते हैं ना। कभी कभी हम लोग के सामने जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं, उससे कहते हैं यू आर टू मच गुड यार, मतलब हमारा जवाब नहीं, यू आर मैचलेस। मैचलेस का मतलब बेमिसाल। तो कईयों बार हम लोग क्या लोगों को बोलते हैं और सोचते भी नहीं है कि लाइन सही है गलत है। तो हम जो बोलते हैं यू आर टू मच गुड, याद रखिएगा आज से यू आर टू मच गुड ये लाइन ही पूरी गलत है। अगर इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। यू आर टू मच गुड, गुड क्या हो रहा था, एडजेक्टिव हो रहा था, लेकिन ये रूल के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है देखिए, क्योंकि टू मच के बाद हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए। कैमरा वैमरा ऑन है ना, नहीं तो फर्जी बोलता चला जाऊँ। हाँ, टू मच के बाद हमें क्या चाहिए दोस्त, हमें नाउन चाहिए, और मच टू के बाद क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो आज के बाद अगर हमें किसी को कुछ बोलना होगा कि तुम बहुत अच्छे हो, तो यू आर मच टू गुड बोलेंगे ही नहीं, समझ में आएगा ना। सुनते सुनते अच्छा वाला ही गलत लगने लगा है। सुनते सुनते अच्छा वाला ही गलत लगने लगा हुआ है, और सब ठीक अब लग रहा है। हाँ, बात क्लियर रहेगी। ये दोनों अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, बात क्लियर। टू मच नाउन, मच टू एडजेक्टिव, ठीक है, मच टू एडजेक्टिव। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप कहेंगे ही गिव्स मी, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ही गिव्स मी
टू मच, MUCH, टू मच पेन। एक एग्जाम्पल और भी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दीजिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक एग्जाम्पल ये लिख लिया जिसमें हमने टू मच का यूज किया है। कुछ एग्जाम्पल जो मच टू के साथ भी हो सकता है। आओ यही एग्जाम्पल, he gives me, अब की बार ऑप्शन ब्लैंक कर देता हूँ, भरना है। यहाँ लिखा है पेंसिल। ये हो गया 2 क्वेश्चन। अब टू मच वाला कर रही है, मच टू वाले से रिलेट करके 2 क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। लिखा है दिस वाज मच टू पेनफुल, ठीक है। दिस वाज मच टू पेनफुल। अगला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखा आई एम केयरफुल फॉर यू। ये 4 एग्जाम्पल, ठीक। एक में टू मच वाला बेसिस दे दिया गया और एक में मच टू वाले में। अब क्वेश्चन में क्या गलती है, कैसे सही होगा, देखो। पहले वाले में बताया गया कि जब टू मच लिखा रहेगा तो नाउन का यूज करेंगे और जब मच टू रहेगा तो एडजेक्टिव। अभी तक जो बोलते आए हुए हैं कि यू आर टू मच गुड, इस वाली लाइन में गुड का क्या कर रहे थे कि एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो वो लाइन पूरी की पूरी गलत है। अगर उसको आप ध्यान में देंगे कि यू आर टू मच गुड जो लाइन बोली जा रही है वो लाइन पूरी की पूरी गलत है, तो इस नियम को समझ पाएंगे कि हमें एडजेक्टिव नहीं लेके आना, गुड नहीं लगाना है, हमें नाउन लगाना है। और जब भी हमें इस लाइन को बोलना रहेगा तो हम सही तरीके से कैसे बोलेंगे, यू आर मच टू गुड, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे गलतियाँ इसमें पूछी जाती हैं। फिलहाल तो मैंने ब्लैंक बना दिया है, लिखा है जज कहाँ से करना है कि यहाँ क्या लगेगा, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा, इस ब्लैंक में जज कहाँ से करेंगे, इस तरीके से करेंगे। इस वाले हिस्से को आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा आपको बताएगा कि हम अपने आप से डिनोट करेगा कि ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव। नाउन है तो क्या लगेगा, एडजेक्टिव है तो क्या लगेगा, ठीक है। यहीं से आपको डिसाइड करना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है नाउन, यहाँ पे लिखा है नाउन। तो नाउन वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, नाउन वाले केस में टू मच का यूज होगा, नाउन वाले केस में टू मच का यूज होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, टू मच लिख देंगे, ठीक है। इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, टू मच भर देंगे। अगले वाले में देखो लिखा है दिस वाज मच टू पेनफुल। ये पेनफुल क्या है, एक तरीके से आप देखेंगे तो ये आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, है ना। एक तरीके से आप देखेंगे आपको एडजेक्टिव देखने को मिलेगा। तो क्या इस ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव लिखा है, तो आप कहेंगे यस सर, इस ब्लैंक के बाद एडजेक्टिव लिखा है। तो दोस्त यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ भी फिल करोगे मच टू। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूँ ये मच टू और टू मच आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखिए, इसके बाद हम लोग और आगे की चीज़ों को देखते हैं, क्या कुछ हम सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट एडवर्ब खत्म किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो एडवर्ब का एक हिस्सा और, अब इसे आप नाम दे सकते हैं रूल 3, ठीक है। अब आप इसे नाम दे सकते हैं रूल 3। इस रूल 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, TOO2 के बारे में, ठीक है। TOO2 के बारे में पढ़ेंगे। ये TOO2 है क्या, ये TOO2 है कि इसके साथ जब भी आप रिएक्ट करिएगा तो हमेशा नेगेटिव क्वालिटी रखने का प्रयास करिएगा, नेगेटिव सेंस रखने का प्रयास करिए, ठीक है। इसके साथ हमेशा नेगेटिव सेंस रखा जाएगा। कभी भी अगर हम पॉजिटिव सेंस लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों, उस जगह पे अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस दिखाना चाहते हैं तो उस जगह पे आप टू की जगह वेरी का यूज कर लीजिएगा, पॉजिटिव सेंस का काम कर जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंस का काम कर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का काम कर जाएगा। एक यूज तो आप ये पढ़ने वाले हैं टू के बारे में। दूसरा यूज ये पढ़ेंगे कि टू का एक पेयर बनेगा, ठीक है। टू का एक पेयर बनेगा और इसकी हिंदी बनेगी इतना कि
नहीं, इतना कि नहीं के अर्थ में रहेगा, तो उसमें भी बोला जाएगा कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातों में सिंपल सी बात हमें समझ में आ रहा है कि जब भी टू की बात करें, एक तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, जब भी ये सेंटेंस में लिखा रहा है तो इसे हम मानेंगे कि ये नॉट लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ नॉट लगा नहीं सकते, क्योंकि देखो टू टू के पेयर में हमें यहाँ पे नहीं का मीनिंग दे दिया, ये नहीं ऐसा लिखते हैं, ठीक है, नहीं के अर्थ में आ गया, तो एक तरीके से है नेगेटिव मीनिंग। ध्यान रखिएगा कब नेगेटिव है कब नहीं है, इसमें है ये नेगेटिव पूरा का पूरा नॉट लिखा हुआ है, और इसमें केवल सेंस लेगा लेकिन नॉट नहीं है। आया कुछ बात समझ में? पहली बार में तो इस बात को ही उड़ा दिए होंगे, कहते हैं ना इस बात को तो हम ऐसे धुएं की तरह उड़ा देंगे, धुआं तो है नहीं, ऐसे तो गर्दा सब छाड़ते हैं, क्या करते हैं, गुटखा ले लेंगे, खैनी ले लेंगे, खाएंगे वही जब दांत खराब होता है, दर्द होता है तो अकल सिखाने आती है। मेरा तो बिना कुछ खाए ही दर्द करने लगा, क्या बताऊँ यार, आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी मैंने कर दिया है, लेकिन इतना भी नहीं नुकसान हुआ कि ये सब हम लोग कर नहीं सकते हैं। ऊपर वाले की दुआ, आप लोगों की दुआएं अगर लगी रहें, कृपा बनी रहे तो तबीयत आगे सब कुछ ठीक, क्लासेस मिलती रहें, क्लासेस पूरी होती रहें। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि टू का प्रयोग क्या रहेगा, ये नेगेटिव सेंस दिखाएगा। हियर इज़ नॉट रिटन नॉट, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, टू टू के पेयर में नॉट लिखा हुआ है, मतलब कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव सेंस है और ये नेगेटिव है। गहराई वाली बात बोल दिया, डूब गए होंगे कई लोग। अब आ जाएं, अब समझें पूरा एग्जाम्पल में कि क्या कुछ हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। चलो देखो, कहीं पे ऐसा लिखा हो, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो यू आर टू हैप्पी, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया यू आर टू हैप्पी, और भी कुछ लिख सकते थे सिंगल टू में, और भी सिंगल टू में हम लोग बहुत कुछ लिख सकते थे, मैं अपनी तरफ से और भी लिख देता हूँ ही इज़ टू फैट, ठीक है, ही इज़ टू फैट, वो एक नेगेटिव क्वालिटी है, वो सही हो सकता है, या यू आर टू फैट एक नेगेटिव सेंस है, ये हो सकता है, ये वाला एक पॉजिटिव सेंस है, ये नहीं होगा और ये होगा। तो करना क्या है, जब होगा नहीं होगा तो ये कैसे सही होगा ये बताइए, ठीक है। कहते हैं द वेदर इज़ टू कोल्ड, ठीक है, द वेदर इज़ टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो अब बात इतनी सी है, जब आपको ये लगे कि यहाँ कोई पॉजिटिव सेंस दे रहा है, फैट कहाँ से पॉजिटिव सेंस है, और वैसे कोल्ड भी कहाँ तक पॉजिटिव सेंस है। पॉजिटिव सेंस इन द सेंस कि आप किसी की तारीफ में कोई बातें बोल रहे हो, आप किसी की तारीफ में कोई बातें बोल रहे हो, द कंडीशन इज़ कि वहाँ पॉजिटिव सेंस नहीं लगेगा। जैसे किसी को हमने बोल दिया यू आर टू हैप्पी, तो वो गलत है। अगर मैंने बोल दिया था यू आर टू बैड, सही हो जाता है। अगर मैं बोल दिया यू आर टू गुड, गलत हो जाता है। तो ये टोटली गलत है, ठीक है, ये दोनों सही हैं। मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि सर अगर ये गलत है तो इसको सही करने का क्या तरीका रहेगा, क्या हम इस पॉजिटिव क्वालिटी को नेगेटिव में चेंज कर दें, हैप्पी से सैड बना दें? नहीं, हैप्पी से सैड बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या कर दें सर? तो सिंपल सी बात है यार, मैंने अभी बताया कि अगर कोई पॉजिटिव क्वालिटी दिखाना तो आप क्या कर दो, वेरी का यूज कर दो। इसको यहाँ से ऐसे हटा के वेरी लिख दो, यू आर वेरी हैप्पी, द प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ। क्लियर? अधिकतर क्वेश्चन टैग में ऐसा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर एक लाइन बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन टैग आपने पढ़ रखा है, उसमें शुरुआत की जो प्रैक्टिस है उसमें 2 का क्वेश्चन है। ये नेगेटिव सेंस देता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग आपको नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा। सेंस देता है ना, नॉट नहीं लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, जहाँ पे नॉट लिखा हुआ है वहाँ पे आके बात करेंगे, उसमें किस टाइप की गलतियाँ पूछी जाती हैं वो देखें। जैसे लिखा हुआ है द टी इज़, बड़ा पॉपुलर सा एग्जाम्पल है, ठीक है, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। कह रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है, चाय इतनी गर्म है नहीं जा सकती या नहीं जा सकती, ठीक है।
ये पूरी हिंदी। लिखा है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि पी नहीं जा सकती है। तो यहाँ तो सही हो गया। गलती आखिर कैसे पूछेगा, क्या गलती इसमें बनेगी वो देखिए। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, उसको आप देखिएगा और बताइएगा कि गलती है या सही है। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा, यू आर नॉट टू पुअर टू बाई दिस कार। एक क्वेश्चन समझिएगा और अभी गलती बताइए। एक क्वेश्चन और मेरे पास ऐसे ही है, वो क्वेश्चन है, लिख देता हूँ, सी इज टू डल, ठीक है, सी इज टू डल टू सॉल्व दिस सम। देखो एक क्वेश्चन और आ गया। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ जाए तो सही गलत का कैसे चिन्हित करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, कैसे चिन्हित होगा। तो हम आप क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर कि इसमें नॉट पहले से लगा है इसलिए नॉट लगा नहीं सकते हैं। टू टू का जोड़ा बनता है, अच्छी बात है, बनाते हैं। द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, बिल्कुल सही। यू आर नॉट टू पुअर टू बाई दिस कार, कह रहा तुम इतने गरीब नहीं हो कि ये कार नहीं खरीद सकते। एक तो पहले आप टू लिखे हैं जो कि पहले ही नॉट की बात कर रहा है, तो आप जो ये नॉट लगाने जा रहे हैं वो नॉट क्या हो जाएगा, बेफिजूल का, यहाँ सुपरफ्लुअस, बेफिजूल का लिखा हुआ, बेफिजूल का यहाँ पे यूज हो रहा है। अब लाइन की हिंदी क्या होगी, यू आर टू पुअर टू बाई दिस कार, तुम इतने गरीब हो कि इस कार को खरीद नहीं सकते, इस कार को खरीद नहीं सकते। अगला एग्जाम्पल, सी इज़ टू डल टू सॉल्व दिस सम, कह रहा है कि तुम इतने मतलब कि भोदू हो या इतने नीरस हो, इतने उबाऊ हो या इतने कमज़ोर हो कि इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ कि जो ये टू और टू के साथ टू का पेयर बन रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसी को कई बार देखा होगा आपने, सो दैट में चेंज कर देते हैं। जैसे क्यों सो दैट में चेंज कर देते हैं, जैसे लिखा है ही इज टू वीक टू वॉक। इसकी हिंदी होगी कि वह इतना कमजोर है कि चल। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सो दैट में इसको चेंज करिए। हालांकि आपके पेपर में ऐसा कभी हिस्सा नहीं बना हुआ, लेकिन अगर आप लोगों ने 12th वगैरह करके आए हुए हैं तो आपको पता होगा कि इसका सो दैट में कन्वर्जन करना पड़ता है टू का, ठीक है। तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कैसे करते हैं ये जानो, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे ही इज, टू की जगह लिखेंगे सो वीक, ही इज सो वीक दैट ही कैन, जो उसमें हिंदी निकल रही थी वो ही कैन नॉट वॉक, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया, टू का भी पेयर खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हार्डली का यूज, उसके बाद और भी चीज़ें रहेंगी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हार्डली अगले रूल की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड सॉरी हार्डली की बात कर रहे हैं। हार्डली में क्या अंतर है, ठीक है। देखो कईयों को लगता है कि हार्ड मतलब कठोर होता है, तो उसका एडवर्ब है हार्डली कठोर का ही, ठीक है। जो हार्ड है उसी हार्ड का एडवर्ब है, लेकिन ऐसा नहीं है तो ये एडवर्ब, लेकिन ये हार्ड का एडवर्ब नहीं है। जैसे मैं आपको सिखाऊं, यहाँ पे देखना कि हार्ड ही क्या है, एडजेक्टिव है, और हार्ड ही क्या है, एडवर्ब भी है। हार्ड ही एडजेक्टिव और हार्ड ही एडवर्ब,
तो अंतर कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी हिंदी तो अंतर करेगी ही करेगी। सिंपल सी बात क्या याद रखना है कि किसी भी नाउन की अगर विशेषता, नाउन के बारे में चर्चा हो, ठीक है, नाउन की चर्चा हो, अगर नाउन की चर्चा हो, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव, अगर नाउन की विशेषता बता रहा हो तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव। लेकिन अगर किसी वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, किसी वर्ब की विशेषता, ठीक है, अगर किसी वर्ब की विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या है, तो वो एडवर्ब है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैंने बेसिक पॉइंट इससे पहले वाले जब वीडियो कवर किया था पहले दिन की क्लास में, सिंपल तरीके पे मैंने बताया था कि क्या होता है किसी वर्ब की विशेषता, क्या यहाँ कोई वर्ब लिखा होगा उसके तुरंत बाद ये एडवर्ब लिखा होगा, ठीक है, या तो फिर कोई ऑब्जेक्ट लिखा होगा फिर एडवर्ब लिखा होगा। ये कहानी आपको समझ में आती होगी अगर आपने पहले दिन को कंसंट्रेटली वीडियो को वॉच किया होगा तो। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल्स बताइए, ठीक है। तो जैसे मैं अगर लिखूं यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में, इसकी मीनिंग क्या रहेगी, दृढ़ या कठोर, कठोर लिख लेते हैं, ठीक है, दृढ़ या कठोर एडजेक्टिव के रूप में। क्यों दृढ़ या कठोर? बिल्कुल, दृढ़ कैसे लिखेंगे, दृढ़ दृढ़ ऐसा एडजस्ट कर लेना भाई। दृढ़ या कठोर होता है जब हार्ड का मतलब एडजेक्टिव के रूप में रहता है। जब एडवर्ब रहता है तब क्या होता है, अधिक बल या कठिन परिश्रम, अधिक बल या यूं कहिए कठिन परिश्रम। अधिक बल या यूं कहिए कठिन परिश्रम, ठीक है। अब बात जब इतने पे आई है तो अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए, फिर चर्चा करिए। मतलब हमको क्या समझ में आया कि सर हार्ड ही एडजेक्टिव है और हार्ड ही एडवर्ब है, ये कैसा रिएक्ट करेगा ये मायने रखता है इसमें सेंटेंस में, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ दिस सरफेस, नहीं लिखाएगा, कुछ देर बाद लिखेगा, खुला छोड़ देंगे ना तो ऐसे ही रहेगा। दिस सरफेस इज हार्ड, फिर बोल सकते हैं दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन। और भी कोई एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, द बैट इज हार्ड, कुछ भी आप बोल लीजिए, ठीक है, द बैट इज हार्ड। अब आप मुझे इस सेंटेंस में बताइएगा कि ये जो हार्ड लिखा है क्या काम कर रहा है, हार्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब? तो आप सिंपल तौर से ये कह सकते हैं, ये बता सकते हैं कि सर देखिए सरफेस की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, कड़ा है या कठोर है, दृढ़ है या फिर कठोर है। कह रहे दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, ये क्या है, बहुत ही कठोर क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन बोल सकते हैं। बात आपको देखो मैंने मीनिंग क्या लिखा है, कठिन परिश्रम, अधिक बल। आपके मन में भी असर, ये तो कठिन क्वेश्चन, बात सही है, हिंदी आ सकती है कठिन, ठीक है। लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए क्या ये एडवर्ब है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं हो सकता सर ये एडवर्ब। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो लिखा है क्वेश्चन वो क्या है, वो एक नाउन लिखा हुआ है, और नाउन के पहले जो भी लिखा जाएगा मेरे दोस्त वो लगेगा एडजेक्टिव, वो लगेगा एडजेक्टिव। अगली बात लिखा है द बैट इज हार्ड, ये बिल्कुल सरफेस हार्ड वाला जैसा बैट है। क्लियर, मेरी बात समझ में आया कि एडजेक्टिव कब ट्रीट करेगा हार्ड? यस। अब आ जाओ एडवर्ब में कैसे दिखेगा, ठीक है। जैसे लिखा है, सिंपल था, मैंने लिख दिया ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और भी कोई एडवर्ब है? बोल सकते हैं, लिखा हुआ है रीता ट्राइड हार्ड टू
टू पास द एग्ज़ाम। तो इन दोनों की तुलना करिए और बताइए कि इन दोनों में क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो आप एकदम अच्छे से बताएंगे, आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ लिखा है वर्ब, ठीक है, और वर्ब के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी एडवर्ब, ठीक है। वर्ब के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी वो रहेंगी एडवर्ब, ठीक है। ऐसे देखो ट्राइड भी क्या है, ट्राइड भी आपका वर्ब है और यहाँ हमने क्या लिखा है, एडवर्ब लिखा हुआ है। बात मेरी समझ में आई। अब क्या गलती बनती है, ये तो चलो समझा दिया आपने सर, ये हमको समझ में भी आ गया कि नाउन की विशेषता भी हार्ड बताएगा और वर्ब की विशेषता भी बताएगा। दोनों में अंतर क्या है, जब नाउन की विशेषता बताएगा तो वो कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव, और जब ये बात करेगा वर्ब की विशेषता तब कहलाएगा एडवर्ब। दोनों क्वेश्चन हो जाने के बाद इसी में थोड़ा सा चिपकाते हैं हार्डली को, जो हम लोग समझ पाते हैं कि भाई मेरे हार्डली एडवर्ब है, और उसको किससे रिलेट करते हैं, कठिन परिश्रम हार्ड वर्क से रिलेट करते हैं हार्डली को। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, जहाँ मैं एक दिन अव्वल बनूंगा मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। आओ हार्डली का, अभी हार्डली का आगे और भी हम लोग इसमें इसी में डिस्कस कर सकते हैं तो करेंगे, बाकी अभी एक ही देखो लिखा हुआ है। वर्क हार्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वर्क हार्ड वाला क्वेश्चन कहाँ गया, लिखा है ही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया था, ठीक है। ही वर्कड हार्डली, ठीक है, एंड पास्ड द एग्जाम। अब सोचो पेपर में ऐसे पार्ट अलग करके दे देता है और पूछता है कि बताओ इसमें क्या गलती है, तो गब्बर क्या बोलते हैं, गब्बर को छोड़ो, तो गलती क्या पूछता, कहता है द वर्कड हार्डली एंड पास द एग्जाम। इस क्वेश्चन में क्या गलती है, हमारे जैसे महान भाव क्या करते हैं, सर ने बताया था एलवाई लगेगा तो एडवर्ब रहेगा, वर्ब है एलवाई एडवर्ब, सही तो है। हाँ हमारे मन में यही आता है कि सर ये सही बताए होंगे, सही लगा, सही हमको समझ में आया, लेकिन आप गलत नहीं साबित हो जा रहे हो। अब कहेंगे आप अरे कैसे गलत साबित हो जाएंगे, ये भी तो समझाइए। तो एक तो हार्डली की मीनिंग आपने समझा कि वही एडजेक्टिव वही एडवर्ब। अब पहले इन महाराज की मीनिंग तो सुन लीजिए हार्डली का। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है, या तो आप बोलिए मुश्किल से या आप बोलिए मुश्किल से नहीं, दोनों ही बातें सही हैं, ठीक है। मुश्किल से नहीं, दोनों बातें ही सही हैं। अब जब दोनों बातें ही सही हैं, अब आप बताइए कि वर्कड हार्डली, वह मुश्किल से कठिन परिश्रम नहीं किया वह और पास हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी ना कि हार्डली का मीनिंग ही कुछ और है तो एडवर्ब, लेकिन हार्ड वाले का एडवर्ब ये नहीं है, ये एक अलग ही विधा, ये अलग ही चीज़ है। किस कैटेगरी में रखना हो, शायद मैंने पहले दिन की क्लास में इसकी कैटेगरी डिनोट की थी। अब क्या करेंगे, अब गलती क्या हो गई, तो बहुत अच्छे से याद रखना, ये है गलती। इस गलती में इस गलती में इसको क्रॉस करेंगे और लिखेंगे क्या, हार्ड। उम्मीद करता हूँ कि हार्डली आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। वैसे जनरली मैं यहाँ पे रिलेट कर देता हूँ हार्डली को और दो जगहों पे जहाँ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ वापस, केवल मैं रिलेट कर दे रहा हूँ। क्या रिलेट करूँगा देखना ध्यान से। आपको मैंने पहला पॉइंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हार्डली का यूज पढ़ाया है। थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम फेस हुआ कि हार्डली का और डिटेल चाहिए तो जो आपने नोट्स बनाया होगा अपना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खोलिएगा, उसमें मैंने हार्डली का जिक्र किया है। दूसरा पॉइंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
क्यों लिखेंगे फिर बाद में, कॉपी भी भरेगी, समय भी बर्बाद होगा। इससे अच्छा मैं पॉइंट आउट करा दे रहा हूँ, जाके नोट्स अगर आपने बनाया होगा और ना बनाया होगा तो बनाइएगा, ठीक है। वहाँ जाके पलट के देख लीजिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ भी मैंने आपको हार्डली का एक यूज बताया हुआ है। लास्ट पॉइंट, जाके कंजंक्शन ओपन करिएगा, ठीक है, और कंजंक्शन में इन्वर्जन का पोर्शन खोलिएगा। हो गया हार्ड और हार्डली का यूज बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देख लूँ पूरा क्लियरली दिख रहा है, यस। तो ये 3 पॉइंट आपको अलग से देखना है, वापस अपना नोट्स खोलिएगा, इनको समझिएगा, तीनों हार्ड का क्या यूज बताया गया। बाकी हार्ड का एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी हार्डली का मैंने ये एग्जाम्पल आपको दे दिया। चलिए इसको समझिए, इसको लिखिए, इसके बाद का आगे का देखते हैं। चलो अब देखते हैं लेट लेटली का यूज, ठीक है। अच्छे से समझते जाइए, आज आपका फाइनली एडवर्ब की टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, है ना। ख़त्म करके ही भेजूंगा आज। लेट लेटली अब तो ख़त्म ही होगा धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 3-4 रूल और बचा हुआ है, एडवर्ब ख़त्म। लेट लेटली का क्या अंतर है, अंतर ध्यान में रखते रहिए क्योंकि ये काम करेगा आपका। देखो लेट का यूज एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी, सिंपल सी बात है। नाउन की बात करें तो एडजेक्टिव और वर्ब की बात करें तो एडवर्ब, है ना। नाउन की बात करें तो एडजेक्टिव और वर्ब की बात करें तो एडवर्ब। मतलब क्या होता है दोनों में, देर से, देर से या देरी से। मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। कईयों के मन में ये आता है कि अगर ये लेट और लेटली, आई थिंक लेट एडजेक्टिव होगा और लेटली एडवर्ब होगा, यही बात होगी ना। आना भी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है भाई, मन में यही आएगा, क्योंकि मन में लड्डू फूटा बेटा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। एक बच्चा छोटा सा बड़ा अच्छा गाना गाया था, पता नहीं क्यों, मैं समझा कि तुम हो मेरे पास लेकिन, ऐसा गाना बहुत तगड़ा गाया, मज़ा आ गया उसका गाना सुन के। तो देखो दोस्त, लेट और लेटली जो देखने में हमें ये लगता है कि लेट हो सकता है एडजेक्टिव होगा और लेटली एडवर्ब होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है तो एडवर्ब, लेकिन एक दूसरे सेंस में एडवर्ब है। जैसे हार्ड और हार्डली की बात हो रही थी, तो लेट और लेट का क्या मतलब होता है, दोनों का मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब में दोनों की मीनिंग सेम है, देर से या देरी से। जैसे मैं अगर एग्जांपल लिखूं, द बस इज लेट, ठीक है, द बस इज लेट। और क्या बोल सकते हैं, और भी कुछ एग्जांपल है। एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, द बस इज रनिंग, द बस इज रनिंग लेट। और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है क्या है, ठीक है। ऑल द ट्रेन आर लेट, ऑल द ट्रेन आर लेट टुडे। और कुछ है एग्जाम्पल, और कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल, और कोई बढ़िया सा एग्जाम्पल, ठीक। द बस कम्स लेट, देखो बस की क्वालिटी क्या थी, लेट था, एडजेक्टिव। द बस इज रनिंग लेट, ये हो गया वर्ब। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, एडजेक्टिव नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लेट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे लेट क्या है, एडवर्ब है। अगला एग्जांपल, ऑल द ट्रेन आर लेट टुडे, तो इसमें क्या है, सारे ट्रेन क्या है, लेट है। ये भी क्या हिस्सा हो गया, ये भी सर एडजेक्टिव का हिस्सा हो गया। अगला एग्जांपल लिखा, द बस कम्स लेट। कम्स क्या है सर, कम्स है वर्ब। जब वर्ब की विशेषता की बात होगी तो वर्ब की विशेषता क्या है, वर्ब की विशेषता है सर ये लेट है, ये हो गया एडवर्ब। बात क्लियर।
तो एडजेक्टिव एडवर्ब आपको समझ के चलना है कि कब ये एडजेक्टिव है, कब एडवर्ब है। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता पेपर में। पेपर में क्या पूछता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए, सामने रखा जाए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं ही इज कमिंग होम लेटली, और अगर मैं इस सेंटेंस में कहना चाह रहा हूँ कि वह घर पे देर से आ रहे हैं, वह घर पे देर से आ रहे हैं, ठीक है, या वह घर पे देर से आए, ऐसा भी हम हिंदी बनाएंगे सेंटेंस में। तो हम क्या कहेंगे कि क्या गलती है इसमें, तो आप कहोगे घर पे देर से आया है। और लेटली की मीनिंग क्या होती है, लेटली की मीनिंग होती है हाल ही में। जैसे हाल ही में मैं पास हुआ, हाल ही में, इसकी मीनिंग में हम क्या करेंगे, रिसेंटली वाला शब्द भी आता है, रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली भी इसमें शब्द एक आता है, वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, ठीक है। रिसेंटली भी आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि हाल ही का मतलब, हाल ही में का मतलब होता है रिसेंटली, मतलब ये दोनों एक ही हैं। तो जब हाल ही में का मतलब है, तो क्या यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मैं आज घर देर से आ रहा हूँ, देर से तो नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसे में क्या गलती है, ऐसे में आप कहेंगे सर कि यहाँ लेटली, मैं घर पे हाल ही में आ रहा हूँ। यहाँ पूरा का पूरा सेंस आपको समझ में आ रहा है कि मैं घर पे देर से आने के सेंस में है, ठीक है, देर से आ रहा हूँ, ये सेंस बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे लेट लगा देंगे, मैं घर पे देर से आ रहा हूँ, बन गया। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में यही सब हिस्सा बनेंगे। अब बात आती है लेट, जब हमको एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में समझ में आ गया, तो ये आ गया लेट और लेटली। अब लेट और लेटली क्या है, लेट और लेटली दोनों की मीनिंग होती है हाल ही में, ठीक है, दोनों की मीनिंग होती है हाल ही में, और दोनों का ही प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है, वो क्या है कि वो हमेशा वाक्य के अंत में लगेगा, ठीक है, वाक्य के अंत में लगेगा। कौन लगेगा, लेटली, ये लेटली वाला शब्द। और हमेशा किस टेंस में यूज होगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ टेंस दिख रहा है, ये हमेशा टेंस यूज होगा इस लाइन को जब भी लिखना होगा आपको तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिए, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखने का प्रयास करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट इन द सेंस आप ये भी सोच सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट तो होएगा ही होएगा, आप परफेक्ट टेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। समझ में कम आ रहा होगा ना, रुक जाओ पहले मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि अच्छे से ये लिख लिया होगा आपने, यहीं पे लिखता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। मैं समझा कि तुम हो मेरे पास में, आगे गाना ही नहीं आता। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, जो ये लेटली है, ठीक है, इसकी मीनिंग भी हाल ही में होता है और यूज कहाँ होता है, परफेक्ट टेंस में। ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे हमेशा। अब वो परफेक्ट टेंस क्या हो सकता है दोस्त, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो पास्ट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों के परफेक्ट टेंस में इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता है। ध्यान रहे आखिरी में लगाएंगे, मैं लिख देता हूँ, इसका यूज आखिरी में होगा, बीच में लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आखिरी में होगा। एक बात क्लियर हो गया। अब बात ये हुई, जब लेटली भी हाल ही में है, रिसेंटली भी हाल ही में है, तो क्या दोनों एक जैसा ही यूज होंगे, क्या दोनों एक जैसे यूज होंगे, तो ये बात नहीं है, दोनों अलग अलग पैमाने पे यूज होंगे। ये तो हो गया परफेक्ट टेंसों के लिए, और वही परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट। जब रिसेंटली का स्पेशली आप यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बड़ा चतुर है। एक तो ये सिंपल पास्ट में जाता है, ठीक है, सिंपल पास्ट इन द सेंस पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, एक तो सिंपल पास्ट में जाता है, और पता है कहाँ जाता है, और ये भी परफेक्ट टेंस का हिस्सा बनता है, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का हिस्सा बनेगा हमेशा।
तो ये दो पेज हैं, इसमें पेज समझ में आए? अभी एग्जाम्पल भी कराता हूँ। बात समझ में आई? बात हमें ये समझ में आया कि जब लेटली की बात करेंगे तो वो हाल ही के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों का हिस्सा बनेगा। अभी मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सेंटेंस या वाक्य के हमेशा अंत में लगेगा। सेम रिएक्शन रहेगा रिसेंटली का, मीनिंग होता हाल ही में, लेकिन ये सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ओनली यूज होगा। ठीक है, आखिरी में इसको भी लिखेंगे। कुछ अगर एग्जाम्पल लिख पाए हम लोग, जैसे लिखा हैव यू सीन द ताजमहल लेटली। क्या तुमने हाल ही में ताजमहल देखा? आगे बोल सकते हैं, क्या तुमने हाल ही में ताजमहल देखा? ये भी बोल सकते हैं he had returned from Mumbai lately। यहाँ हेड कर लो, समझ में आया? एक तो आखिरी में लग रहा है, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और ये हो गया पास्ट परफेक्ट, दोनों में इसका यूज हम लोग कर पा रहे हैं और आखिरी में ही कर रहे हैं। अब नीचे जो एग्जाम्पल लिखना है रिसेंटली, उसका भी एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ही अप्लाइड फॉर द लोन लेटली। एक ये हो गया। और बोल सकते हैं ही हैज़, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ही आई हैव रिसेंटली अप्लाइड फॉर, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आई हैव इसको देखो बीच में भी लिख सकते, इसको लिख लो बीच में। I have recently applied for SSC। क्या करेंगे इसमें? इस रिसेंटली वाले क्वेश्चन में लिखा है ही अप्लाइड फॉर द लोन लेटली। आप कहेंगे सर जो लेटली का यूज बताएं आप, या तो प्रेजेंट या पास्ट में, वो भी परफेक्ट टेंस में, तो ये इनडेफिनिट में क्या कर रहा है? इस लेटली को हटाइए, यहाँ पे रिसेंटली रहने दीजिए। पहला क्वेश्चन सही। दूसरा, ध्यान रखिए रिसेंटली बीच में लिखा हुआ है, कहाँ? परफेक्ट टेंस में। उम्मीद करता हूँ ये पोर्शंस पूरे आपको समझ में आए होंगे। ये क्लियर दिख रहा है स्क्रीन पे? वाओ, वेरी नाइस। ये पूरा आपको समझ में आया होगा, कब ये किसको रिएक्ट कर रहा है, कब क्या कर रहा है, अंतर आप अच्छे से समझ लिए। कॉपी में लिखिएगा, इत्मीनान से एक बार और पढ़िएगा, समझ में आएगा। अब इसके आगे कुछ और देखते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं स्टिल और येट का यूज। ठीक है, स्टिल और येट का यूज रूल। क्या है ये स्टिल और येट? ठीक है, ये स्टिल और येट क्या है, इस पे देखिए। दोनों की मीनिंग क्या है? अब तक की, अब तक बोलो या अभी तक बोलो। ठीक है, अब तक बोलो या फिर अभी तक बोलो, दोनों की दोनों मीनिंग सेम है। ठीक है, दोनों की मीनिंग सेम है, लेकिन दोनों का यूज होता है अपनी अपनी जगह पे। कैसे यूज होगा उसको देखो। जब हम स्टिल की बात करेंगे, ठीक है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, ठीक है, मेन वर्ब के पहले लिखते हैं, पहले लिखें। ये एक यूज हो गया। कहाँ कहाँ यूज होगा ये देखना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, हमेशा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में रहेगा। कहाँ कहाँ यूज होगा दोस्त? हमेशा अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। ये हो गया आपका स्टिल के बारे में कहानी। येट के बारे में क्या कहानी है?
यट के बारे में ये कहानी है कि यट क्या होगा, हमेशा अंत में लिखा जाएगा, अंत में लिखा जाएगा और केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और क्या बात है, ये हमेशा ध्यान रखिए नेगेटिव में यूज होगा। क्लियर है? बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ा दिया, क्या बात है। आज सदी का सबसे लंबा क्लास। असल बात आप लोगों का एग्ज़ाम है तो जल्दी जल्दी क्लास में चीज़ें ज़्यादा जब मैं पढ़ाऊँगा तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा और आपको समझ में इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन ये कैसे। बड़ा गंभीर गाना है एकदम आंसू आ जाए किसी को सोच के, किसी को याद करके। हाँ, आप लोग भी किसी न किसी को याद करते होंगे। सबको याद करने के अलावा इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं पढ़ा तो दूंगा सब कुछ, चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी है। बीच बीच में गाना इसलिए गा रहा हूँ ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। ठीक है, कभी कभी होता ना कि जिस काम में आपका इंटरेस्ट रहता है उसकी तरफ मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहिए। कैसे बोलते हैं, थोड़ा मुस्कुराओ। तो देखो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया था, फ़ोन आ गया था इसीलिए वीडियो रुक गई थी, लेकिन अब ठीक है। देखो लिखा है ही इज़ येट लिविंग इन अमेरिका, ही येट प्लेज क्रिकेट फॉर इंडियन टीम, ही हैज़ टेकन हिज पासपोर्ट येट दे हैव नॉट ईटन फूड स्टिल। गलतियाँ क्या क्या हैं, तो गलतियाँ अब आपको क्लियर होंगी कि येट का यूज यहाँ नहीं होगा, येट का यूज आखिरी में। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ हम सिंपल सा लिखेंगे स्टिल। ही इज स्टिल, सही है, ही इज स्टिल बोलेंगे, सही है कि नहीं बताइए। अगर हम बोल दें ही इज स्टिल तो सही या गलत? सही है भाई, क्यों? क्योंकि आपने कहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। ठीक है, आपने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है तो लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर लिखा ही येट प्लेज क्रिकेट फॉर इंडियन टीम, येट का यूज तो यहाँ है ही नहीं, पहले नंबर तो येट तो यहाँ से हटाओ, फिर लिखोगे स्टिल। अब क्या मेन वर्ब के पहले लगेगा, तो यस सर मेन वर्ब के पहले लगता है। क्लियर, मेन वर्ब के पहले लगता है। मैंने यहाँ आपको लिखा है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में, मैंने केवल एग्जाम्पल अफर्मेटिव का दिया। ठीक है, अगर आप इंट्रोगेटिव का देखना चाहोगे तो वो भी दिखाता हूँ अभी। क्लियर है इतना? अगला है हमेशा अंत में लिखा जाएगा, येट लिखा जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, सही है। नेगेटिव में लगेगा, नेगेटिव में। ही हैज़ टेकन हिज पासपोर्ट येट, अंत में लिखा है, सही लिखा है। नॉट लिखा है, नहीं लिखा है, तो लिखना भाई, नहीं लिखा है तो लिख, मतलब लिखो। अगला लिखा है दे हैव नॉट ईटन फूड स्टिल, स्टिल का यूज आखिरी में तो होएगा ही नहीं, आपको क्लियर है, स्टिल का यूज आखिरी में होएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, येट का यूज करेंगे।
ये पूरा आपका कंक्लूजन था किससे, येट और स्टिल का यूज। अब क्या क्या बचा है मैं आपको कुछ बता दूं ओवरव्यू में कि क्या क्या बचा हुआ है। मेरी जानकारी में जो चीज़ें अभी आ रही, एक तो फेयरली और रेदर का बचा हुआ है, और एक आपको यूज वेरी और मच का बताना है। यही दो यूज मुझे दिख रहा है, और तो कोई यूज नहीं है। और कुछ रहता है तो मैं भी आपको पढ़ाता हूँ, इसको अभी देख लीजिए। अब देखो, एक जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल करके बहुत सारा नाम आप सुनते रहते हो, इजी भाषा में सुनाऊंगा क्या है। देखो अगले रूल पे है। अगला रूल क्या है, देखो अगले रूल में ये है कि जब हमारे सामने वेरी की बात होगी तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, और जब मच की बात होगी तब क्या लिखा जाएगा। यही दो बातें फंसती हैं, क्या आईएनजी लगेगा या फिर ईडी फॉर्म लगेगा, क्या आईएनजी लगेगा या फिर ईडी फॉर्म लगेगा। इसी बात की चर्चा यहाँ करनी है। तो देखो, हमेशा आईएनजी वाला जो हिस्सा रहेगा वो वेरी के साथ जाएगा, और जब हमेशा ईडी वाला हिस्सा मच के साथ जाएगा। देयर आर सम एक्सेप्शंस विच ऑलवेज गोज बाई वेरी। कुछ वर्ड्स हैं, कुछ हैं जो वेरी के साथ ही रहेगा और वहाँ ईडी लगेगा। इट वी कैन से एक्सेप्शन। इसको हम लोग अपवाद में रखेंगे। नॉर्मल वे में क्या रिएक्ट करता है, नॉर्मल वे में ये है कि वेरी के बाद आप आईएनजी लगाएंगे, कैमरा ऑन है, यस, वेरी के बाद आप आईएनजी लगाएंगे, मच के बाद ईडी मतलब पास्ट की बात करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा रहेगा, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो वेरी के साथ ईडी लेके जाएंगे, तो वहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेन रूप से ध्यान वहीं देना है, ठीक है, मेन रूप से जो ध्यान देना है वहीं पे देना है। मैं बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे इट वाज वेरी, देखना, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आप ऐसा ही बोल सकते हो, इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बोल सकते हैं ना, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, ठीक है, इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। आईएनजी वाला हिस्सा, आईएनजी मतलब आईएनजी वाला हिस्सा, ठीक है, सरप्राइजिंगली, जिंगली गलत, सरप्राइजिंग, ठीक है। आईएनजी वाला हिस्सा किसके साथ चल रहा है दोस्त, जितना भी आईएनजी आप लगा रहे हो वो किसके साथ जा रहा है, वेरी के साथ जा रहा है। ये आईएनजी कहीं ना कहीं दूसरी ही चीज़ है, वर्ब वाला हिस्सा यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के हिस्से को आप देखेंगे, लेकिन एक तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, सीधा सिंपल सी बात, अगर इस बात को याद रखना है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आईएनजी वाला हिस्सा वेरी के साथ और ईडी वाला मच के साथ। जैसे यहीं पे अभी देखो, मुझे अगर इन्हीं दोनों एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लेना हो तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा इट वाज मच इंटरेस्टिंग, ये भी बोल सकते हैं, देखो इंटरेस्टेड, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, क्या लिख सकते हैं इंटरेस्टेड के लिए, आप बोल सकते हैं ही वॉज मच इंटरेस्टेड, ठीक है, या आई वॉज मच इंटरेस्टेड बोल सकते हैं, ही वॉज मच सरप्राइज्ड, इन चारों एग्जाम्पल में आपको दो अंतर देखने को मिल जाएंगे। अंतर क्या है कि वेरी के साथ सर लगेगा आईएनजी, मोटा मोटी जो आपको समझना है, ठीक है, वेरी के साथ लगेगा आईएनजी और मच के साथ लगेगा ईडी वाला फॉर्म। अब वो कौन से एक्सेप्शन वाले वर्ड हैं वो ज़रा हमें बता दीजिए ताकि हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाए। एक होता है टायर्ड, ठीक है, एक है प्लीज्ड, आत्मा बसती है इस प्लीज्ड वाले ऑप्शन में, आत्मा मतलब पूछा ही जाता है, ठीक है। और कौन सा वर्ड मेरे पास रखा हुआ है, प्लीज्ड हो गया, कंटेंटेड, वैसे दिल इसको लिख देता हूँ, कंटेंटेड,
कंटेंटेड, एक ये है, एक डिजेक्टेड है, एनॉयड एक ऑप्शन है, ये स्पेलिंग है एनॉयड। क्लियर है। इतने वाले फ्राइटेंड भी बहुत पूछा जाता है, गेट वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, गेट फ्राइटेंड। तो देखो जब कभी वेरी की बात होगी, ठीक है, वैसे तो एक्सेप्शनल चलता है, इतनी बातें याद रखनी है कि वेरी के साथ आईएनजी चलता है, मच के साथ ईडी वाला फॉर्म चलता है, लेकिन ईडी वाले ही फॉर्म, ठीक है, ईडी वाले ही फॉर्म वेरी के साथ भी जाते हैं, ये एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। आई एम मच प्लीज्ड अगर मैंने लिख दिया तो मोटे मोटे तौर पे आप जानिए कि ये गलत लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा कंडीशन इसमें लगता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे समझिए कि ये गलत लिखा है। इस जगह हमें क्या करना पड़ेगा, वेरी का यूज करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। आई एम वेरी टायर्ड, ना कि हम ये बोले कि आई एम मच टायर्ड, ठीक है, आपको यही बोलना पड़ेगा, आई एम वेरी टायर्ड। बात क्लियर। इसको आप लिख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। अब देखो ये हो गया ख़त्म, इसके बाद क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। अब देखो कुछ चीज़ें, लास्ट की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, फेयरली और रेदर का यूज, ठीक है, रूल लिख लीजिए। ये आपके एडवर्ब के समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, ठीक है, ये एकदम आखिरी अंत है, फिर एक बार और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ख़त्म, फिर बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी वो मैं पेपर के क्वेश्चन लगवा के वो चीज़ें करवाऊंगा, ठीक है। फेयरली और रेदर क्या है, देखो डिवाइड कर देता हूँ ऐसे ही, क्या डिवाइड करेंगे, देखो फेयरली, ठीक है, ये हमेशा गुड सेंस के लिए है, अच्छी क्वालिटी, अच्छी बातें बताने के लिए, ठीक है, ये हमेशा गुड सेंस है, ठीक है, अच्छी बातों की बात करेगा। और जो रेदर है ये क्या करेगा, हमेशा बैड सेंस की बात करेगा, बुरे क्वालिटीज़, बुरे चीज़ें। बुरे चीज़ों पे बात करेगा। एक तो और इसके साथ क्वालिटी है कि ये हमेशा अगर ऐसे लिखा है तब भी बैड सेंस में, और टू के साथ भी लिख के आता है, तो ये कई लोगों से जब मैं कहता हूँ कि टू के साथ लगेगा तो सब सोचते हैं क्यों रेदर के साथ टू लगा नहीं है, हाँ, सब सोचते हैं कि क्यों रेदर के साथ टू लगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, लगता है, लगा नहीं है इसकी बात नहीं है, लगता है मतलब टू लग के भी आता है और टू लगे बिना भी आता है, लेकिन बिना लगे या लग के आए बात हमेशा बैड सेंस की होगी, ठीक है, इसके साथ नहीं लगेगा कभी भी, क्योंकि टू की अपनी ही क्वालिटी, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि टू क्या है, टू हमेशा बैड क्वालिटीज़ को दिखाता है। अब बात आई है कि तो क्या कीजिए करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, छोटे छोटे और भी एक दो स्ट्रक्चर इसमें रहेंगे वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे ही इज फेयरली, लिख लीजिए नॉर्मल सा, ही इज फेयरली गुड, ही इज fairly stupid, he is rather excellent, he is fairly too वीक, और क्या लिख लूँ, बस 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 इस कॉन्सेप्ट पे काम हो जाएगा। मेहनत हो गई लंबी ना, आज लंबी मेहनत हो गई। देखो ही इज़ फेयरली गुड, मैंने कहा था जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक होगी मैं आप लोगों की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आप लोगों की दुआएं ही हैं, बड़ों का आशीर्वाद,
आप लोगों की दुआएं कि मैं ठीक हूँ वापस का और अच्छा सब कुछ फिर से काम करने के लिए आप लोगों के लिए तैयार। देखो रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो क्यों देता हूँ, रिकॉर्डेड फॉर्म की वीडियो देने में फालतू का बकवास नहीं होता है, सीधी सी बात, फालतू की कोई बकवास नहीं। और आपको समझना है ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, आपको समझना है ऐसा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ। अगर आपको एक बार समझने में नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो समझ में आ जाएगा। आ जाओ। ही इज फेयरली गुड, सही है गलत है? आप कहेंगे गुड सेंस में, सर सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर मैंने लिखा ही इज फेयरली स्टूपिड, ऐसा पोर्शन बन गया, ठीक है। ही इज फेयरली स्टूपिड, सर ये सही है गलत? भाई मेरे, स्टूपिड एक नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है ना, बैड सेंस की बात कर रहा है, बुरी चीज़ों की बात कर रहा है। तो अब बताओ बुरी चीज़ों के लिए इसको फेयरली लगाएंगे? फेयरली तो गुड सेंस के लिए लगता है। अच्छा तो स्टूपिड की जगह उसको इंटेलिजेंट बोल दूँ क्या? हाँ, स्टूपिड की जगह उसको इंटेलिजेंट बोल दूँ? नहीं सर, इंटेलिजेंट मत बोलिएगा, बेइज्जती हो जाएगी और भी। हाँ, तो स्टूपिड को देख के हम क्या करेंगे, इस फेयरली को हटाएंगे वहाँ और रेदर लिखेंगे। समझ में आया? फेयरली को सही करना पड़ेगा इस नेगेटिव सेंस वाली चीज़ों को देख के, ठीक है। इस नेगेटिव सेंस वाली चीज़ों को देख के फेयरली को सही करना होगा। अगला लिखा ही इज़ रेदर एक्सीलेंट। अब बताओ एक्सीलेंट एक गुड सेंस है या बैड सेंस है? सर ये गुड सेंस है। तो बिल जब ये गुड सेंस है तो क्या करेंगे, इस रेदर को हटाएंगे, यहाँ फेयरली लिखेंगे। तुम उसके चक्कर में, वो किसी और के चक्कर में, और यही क्या है, यही प्रेम चक्र है। मैं और किसी के चक्कर में, वो किसी और के चक्कर में, ये लोग भी यही है, ये इसके चक्कर में वो इसके चक्कर में, कुर्बान दोनों हो ही रहे हैं। अगला देखो लिखा ही इज़ फेयरली टू वीक। अब देखो एक तो आपको हिंट मिल गया कि टू का यूज फेयरली के साथ नहीं होता, तो क्या टू को हटा दें? नहीं। क्या टू को हटा देंगे? ऐसा कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते। तो फिर क्या होगा, वीक भी सर एक नेगेटिव क्वालिटी है। बहुत अच्छे, तो हम सीधा सीधा क्यों ना ऐसा कर लें, इसको देख के इसी को हटा दें। हो गया क्वेश्चन सही, एक्सीलेंट ना? क्वेश्चन समझ में आ गया फेयरली और रेदर का? यही तरीका है इसको लगाने का, यही तरीका है इसको लगाने का। तो उम्मीद करता हूँ कि फेयरली और रेदर आपको समझ में आ गया। फेयरली रेदर यहीं पे स्टॉप है, इसको यहीं तक समझिए, पेपर का हिस्सा यहीं तक का है। एक बार इस चैप्टर की क्लोजिंग जब मैं कर रहा हूँ तो एक बार मैं फिर से आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इस बात को मत भूलिएगा, ये गोल्डन पॉइंट है, इसको नहीं भूलना आपको। आप लिखेंगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, कोई सा भी हो, देखना हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों में से कोई सा भी हो। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा हुआ है और फिर एक नाउन लिखा है, ठीक है। तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। ये बात माइंड में फिट कर लो। यहाँ आर्टिकल भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कोई आर्टिकल लगा रहेगा, तो लिख देता हूँ, लगाओ चाहे ना लगाओ लेकिन लग के आना चाहिए, ठीक है। तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है सर। अब देखो जो परमानेंट क्वेश्चन का पेपर बनता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हो तो मेन वर्ब, फिर उसके बाद कोई आर्टिकल मान लीजिए, ठीक है। लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख दूंगा इसको। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे नाउन लिखा है, ठीक है, तो नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को और मॉडिफाई एडवर्ब। तो ये कहानी मत भूलना आप लोग, ये कहानी बहुत काम आएगी, बहुत दूर तक काम आएगी। तो चलो दोस्तों, फाइनली आज मेरी तरफ से आपका एडवर्ब का टॉपिक ख़त्म। ये कम से कम 2-3 वीडियो में हो गया, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर, क्योंकि एक घंटे की वीडियो ठीक नहीं रहती, आधे घंटे में 2-3 वीडियो में डिवाइड हो गया, ये सही है। आज ये टॉपिक ख़त्म। आपको आज या कल में आपको एडवर्ब के 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको आप लगाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वर्ब का शुरू करेंगे, जल्द से जल्द टॉपिक कवर करने का मेरा इंटेंशन है, उसके बाद प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।